Hello everyone, welcome all of you. Friends, today we are going to analyze a very important issue that is related to रशिया-यूक्रेन क्राइसिस। आज हम देखेंगे जो रशिया-यूक्रेन क्राइसिस है उसमें लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ है वो क्या है और उसके पीछे की हिस्ट्री थोड़ी जानेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंट में हुआ क्या है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो आपके है वहां पे जनरल असेंबली में एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास हुआ है, एक प्रस्ताव पास हुआ है। जो प्रस्ताव क्या करता है, रशिया को कंडेमन करता है कि आपने जो यूक्रेन पे अटैक किया है वो बेसिकली वॉयलेशन है यूनाइटेड नेशन चार्टर का। ठीक है, अब हम पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशन के बारे में देखेंगे, उसके चार्टर के बारे में देखेंगे, कहां पे वो वॉयलेशन करता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि वहां पे इंपोर्टेंट जो कंट्री है जो एब्सटेन रही है उसके रीजन क्या है और बात करेंगे। देखिए, पहले मैं रेजोल्यूशन का आपको बताऊं तो यहां पे आपका रेजोल्यूशन में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन है, उसमें कितने मेंबर है, अभी है आपके 193 मेंबर। अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो यहां पे 141 मेंबर ने क्या किया है, 141 मेंबर ने फेवर में वोट किया है। आपके 32 मेंबर जिसमें आपका इंडिया और चाइना दोनों इंक्लूड है, उन्हें क्या क्या है, वहां पे दोनों नेशन ने यहां पे एब्सटेन किया है, इंक्लूडिंग ये आपके 32 नेशन ने एब्सटेन किया है इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना, और 7 ने क्या क्या है, अगेंस्ट वोट डाला है। तो ये पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास हुआ है, इसमें रशिया को कंडेमन किया गया है। अब हम देखते हैं कि जैसे यूनाइटेड नेशन जो ये पर्टिकुलर रेजोल्यूशन है वो कंडेमन करता है, तो वो कौन से प्रिंसिपल है जिनको रशिया ने वॉयलेट किया है। अगर आप यूनाइटेड नेशन चार्टर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन चार्टर में आपका आर्टिकल 2 है। ठीक है, आर्टिकल 2 में क्या है, आपका बेसिकली यहां पे आप देखेंगे कुछ प्रिंसिपल है जिनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा हर कंट्री को, जो भी इसका यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। और यहां पे आप देखेंगे आर्टिकल 2 में क्लोज 4, ठीक है, क्लोज 4 में पर्टिकुलरली लाइन दी हुई है कि ऑल मेंबर्स शुड रिफ्रेन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अदर स्टेट और इन एनी अदर मैनर इनकंसिस्टेंट विद द पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसका मतलब है अगर कोई कंट्री है, सोवरेन कंट्री है, वो दूसरी किसी सोवरेन कंट्री पे अगर थ्रेट का यूज करती है, फोर्स का यूज करती है, तो वो क्या है, वो वॉयलेशन है यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसका वॉयलेशन है। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि रशिया ने क्या वॉयलेट किया है तो आप बताएंगे यूनाइटेड नेशन चार्टर में आर्टिकल 2 क्लोज 4। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो बेसिक आर्टिकल है वो जरूर पढ़ने चाहिए। आप आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 जरूर पढ़ना, इसको सर्च करके आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो आर्टिकल 2 में डिफरेंट प्रिंसिपल दिए हुए हैं कि जिन पे आपके इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड होगा। ठीक है, तो यहां पे आर्टिकल 2 सेक्शन 4 का वॉयलेशन किया है रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करके, अगर हम डायरेक्ट प्रोविजन की बात करें। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पे कि यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है वो बेसिकली है क्या। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, ये आपकी क्या है, ये यूएन की मेन डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली ये करता क्या है, अगर आप यहां पे इसके मेन जो फंक्शन देखेंगे तो वो है आपका अपॉइंटिंग द एसजी, सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करना। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे, यूएनएससी के रिकमेंडेशन। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, एसजी जो होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो रिकमेंड करेगी यूएनएससी। उसके बाद में यूएनजीए जो जनरल असेंबली है वो उनको अपॉइंट करती है। दूसरा क्या है, इलेक्टिंग द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर है, उसमें से 10 मेंबर नॉन परमानेंट है और 5 मेंबर परमानेंट है जिनके पास वीटो पावर है। ठीक है, अगर आप यूएनएससी की बात करेंगे, 5 आपके परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट। इन नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट कौन करता है, आपका यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फिर तीसरा जो फंक्शन है, अप्रूविंग द यूएन बजट। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएन बजट को कौन अप्रूव करता है, तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं करती, ये आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यह प्रस्ताव पारित किया है, तो जो मेन इशू यहां पे आया है, अगर मैं इंडिया की भी बात करूं, इंडिया का ओपिनियन है कि हमें क्या चाहिए, हमें एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन चाहिए। हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो कि यूक्रेन और रशिया दोनों के साथ कंपेटेबल हो। यही नहीं कि आप सिंपली रशिया को कंडेमन कर दीजिए या रशिया के अगेंस्ट कुछ पर्टिकुलर आप प्रस्ताव लेके आएंगे। तो इंडिया ने बोला है कि ऐसा आप सॉल्यूशन लाए जिससे कि दोनों कंट्री उसको एक्सेप्ट करें।
ठीक है। तो इंडिया का जनरल जो एक एडवाइस आप मान लीजिए, या फिर इंडिया ने क्यों एब्सटेन किया है, तो उसका मेन रीजन ये है, ठीक है, कि इंडिया बोल रहा है कि एक लॉन्ग लास्टिंग आपका सॉल्यूशन चाहिए। हम ऐसे रेजोल्यूशन पास करके उनका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, वो यूजलेस होगा। क्योंकि अगर आप बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो यहां पे हम यूएन चार्टर में देखेंगे कि पावर क्या है। तो आप यहां पे आर्टिकल 9 में जाएंगे तो यूएनजीए की कंपोजिशन है, आप देख सकते हैं पर्टिकुलर कंपोजिशन। बट अगर पावर और फंक्शन की बात करें तो जो फर्स्ट आर्टिकल आपका आर्टिकल 10 है, और इसमें जो पावर दी गई है वो पावर है डिस्कशन की। जनरल असेंबली कैन डिस्कस एनी क्वेश्चन ऑफ और एनी मैटर विद इन द स्कोप ऑफ प्रेजेंट चार्टर और रिलेटिंग टू द पावर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन। ठीक है, आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वो डिस्कस हो सकते हैं, उस पर रेजोल्यूशन पास हो सकता है। बट रियल पावर यूएनजीए के पास नहीं है। तो अगर रेजोल्यूशन पास हुआ है, रियल पावर किसके पास है? तो अगर आप यहां पे देखेंगे यूनाइटेड नेशन जो चार्टर है उसमें आपको सिक्योरिटी काउंसिल दिख जाएगी। उस कंपोजिशन मैंने बता दिया कि 15 मेंबर है, उसमें 5 मेंबर है जिनको वीटो पावर है और 10 मेंबर है जो नॉन परमानेंट मेंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं यूएनएससी की पावर की। तो आर्टिकल 24 बताता है कि यहां पे जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वो यूएनएससी के पास में है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी वर्किंग आती है यूएनजीए का कोई रेजोल्यूशन आता है वो उतना इफेक्टिव नहीं माना जाता। वो क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि अगर एनफोर्समेंट की बात करें कि पर्टिकुलर ऑर्डर को एनफोर्स कौन कर रहा है, तो वो एनफोर्स करेगी आपका यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बिना वो एनफोर्स नहीं होता। रियल पावर भी अगर आप देखें प्रैक्टिकली वो यूएनएससी के पास है। ठीक है, और आपका जनरल असेंबली मेनली आपका एक डिस्कशन असेंबली है। जैसे आप बात करते हैं पार्लियामेंट की और एग्जीक्यूटिव की, इंडिया में आप बात करेंगे पार्लियामेंट में क्या होता है, आपका डिस्कशन होता है। बट रियल पावर किसके पास है? वो एग्जीक्यूटिव ही तो है जो इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां पे यूएनएससी की एग्जीक्यूटिव है यूनाइटेड नेशन की। और यहां पे अब रशिया के अगेंस्ट क्यों नहीं आ पा रहा है कि कोई पर्टिकुलर रेजोल्यूशन इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि यूएनएससी की स्ट्रक्चर में 5 जो परमानेंट मेंबर है उसमें रशिया भी एक मेंबर है परमानेंट। और रशिया के पास क्या है? वीटो पावर। वीटो का मतलब है कि ऐसी पावर जिससे अगर कोई भी रेजोल्यूशन आएगा, अगर वो एब्सटेन रहते हैं या उसके अगेंस्ट में वोट करते हैं, तो दोनों केसेज में वो पर्टिकुलर जो रेजोल्यूशन है वो फेल हो जाएगा। ठीक है।